प्यार परीक्षार्थियों, फिर से एक बार आपका स्वागत करता हूं। मैं कुलदीप सर आपकी इस बीपीएससी टीआरई 4.0 की विज्ञान की सिलेक्शन वाली सीरीज में, जहां पर हम भारत के सभी एग्जामिनेशन में पूछे गए ऐसे सवाल देखने वाले जो हमारे बीपीएससी में बार बार रिपीट हुए और उनको पूछा जा रहा है। तो ऑब्वियसली हमारा फर्ज बनता है कि उन क्वेश्चन को तोड़े, उन क्वेश्चन को मरोड़े और उन क्वेश्चन को इस तरह से हल करे कि अगली बार बीपीएससी ये सोचे कि भाई साहब क्वेश्चन पूछे तो कहां से पूछे। जितने लोगों को ये लगता है कि इन क्वेश्चन को मरोड़ना चाहिए, तोड़ना चाहिए, फोड़ना चाहिए, इनको खत्म कर देना चाहिए, तो एक बार कमेंट बॉक्स में लिखेंगे कि सर हम हर क्वेश्चन को तोड़ेंगे और आप सभी के लिए मोटिवेशन रहेगा ये ही हमारा। ठीक है, तो चलिए जी शुरुआत करते हैं सेशन को। क्या बात है, ठीक है, डन। सभी लोग तैयार है? चलो सबसे पहले सभी लोग पहले एक जबरदस्त मोटिवेशन के साथ शुरू करेंगे। उलझनों से डरे नहीं, कोशिश करे बेहिसाब। उलझनों से डरे नहीं, कोशिश करे बेहिसाब, इसी का नाम है जिंदगी। चलते रहिए जनाब, और जो जिंदगी में चलते रहेगा वही अपने मुकाम पर पहुंचने वाला है, अपने मंजिल तक पहुंचने वाला है। और यही मंजिल की शुरुआत होती है आज से, अभी से, आपसे, हमसे, हम सबसे। और शुरुआत करते हैं इस क्वेश्चन के साथ। सबसे पहला सवाल सीएपीएफ 2022 में पूछा गया सवाल है। सभी लोग इसका आंसर कर देंगे, जल्दी से बताएंगे इसका आंसर क्या रहेगा। चलिए जी, डर गए हैं? डरना नहीं है, डरना नहीं है, क्योंकि डर के आगे जीत है, सबको पता है। डर के आगे जीत है सभी को, सभी का भाई साहब माइंड का खेल है। देखो, माइंड के गेम में फंसना नहीं है, अपने माइंड को बिल्कुल अपने काबू में रखना है। तो सभी लोग जल्दी जल्दी आंसर करेंगे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द यूनिट ऑफ प्रेशर। यहाँ पे नॉट बोला गया है, तो इसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान देंगे। तो इसका आंसर सभी ने दे दिया जी। इसका आंसर रहेगा आपका जूल पर मीटर स्क्वायर। ये एनर्जी डेंसिटी का फार्मूला है, आपको याद रखना है। पास्कल किसकी इकाई है जी? किसकी इकाई है? प्रेशर की इकाई है। न्यूटन में मीटर स्क्वायर किसकी इकाई है? इसकी है। बार किसकी इकाई? ये भी प्रेशर की इकाई है। प्रेशर क्या होता है? प्रेशर क्या होता है जी? चलो सभी लोग बताएंगे। प्रेशर का फार्मूला क्या हमने पढ़े? प्रेशर बराबर होता है आपका फोर्स डिवाइड बाय एरिया। क्या होता है? फोर्स डिवाइड बाय एरिया। तो ऑब्वियसली इसे हम न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के हिसाब से जानते हैं। सभी लोग मुझे बताएंगे कि ये टॉर, टॉर ये किसकी इकाई है? चलिए देखते हैं कितने लोगों को पता है टॉर किसकी इकाई है। देखते हैं कितने लोग इसका आंसर कर पाते हैं। टॉर किसकी यूनिट है? किन किन लोगों को पता है टॉर के बारे में? किन किन लोगों को पता है टॉर के बारे में? कोई बता सकता है? देखो यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए। ये टॉर भी इकाई जो है, ये भी आपकी प्रेशर की ही इकाई है। किसकी इकाई है? ये दाब की ही इकाई है, आपको याद रखना है। सभी लोग कमेंट बॉक्स में ये भी लिखेंगे कि प्रेशर ये कौन सी प्रकार की, भाई साहब, एक प्रकार की भौतिक राशि है। कौन सी प्रकार की भौतिक राशि है? कोई बता सकता है? माने कि ये स्केलर है कि वेक्टर है? चलो सभी लोग कमेंट बॉक्स में करेंगे। सभी लोग कमेंट बॉक्स में आंसर लिखेंगे कि प्रेशर कौन से प्रकार की राशि है जी? ये आपकी स्केलर क्वांटिटी है, माने कि अदिश राशि है। कौन सी राशि है जी? ये एक प्रकार की अदिश राशि है, आपको ध्यान में रखना है। और उसी तरह से हमारे बीपीएससी में बहुत सारे सवाल इसी तरह के पूछे जाते हैं। देखते हैं कितने लोगों को कितने सवाल के क्वेश्चन आते हैं, कौन कौन आंसर दे पाता है। सभी के लिए एक एक में सवाल लिखता हूं। सभी लोग मुझे बल की इकाई लिखकर बताएंगे, बल की इकाई लिखकर बताएंगे। और यहाँ पे मुझे ऐसा इकाई होना, ऐसा इकाई बताएंगे सभी लोग। अगर मैं पूछता हूं आपकी कार्य की इकाई कौन सी रहती है, अगर मैं आपको पूछता हूं शक्ति मान की पावर की इकाई कौन सी होती है, अगर मैं आपको पूछता हूं कि ये यूनिट, यूनिट किसकी इकाई है, ये यूनिट किसकी इकाई है, सभी लोग ये भी कमेंट बॉक्स में लिख देंगे। और उसी तरह से अगर मैं आपको पूछता हूं कि ऊष्मा की इकाई क्या है, और उसी तरह से एक और इकाई छूट गई है जी, एक जी, बहुत बढ़िया, ये होता है आपका हॉर्स पावर। 1 हॉर्स पावर बराबर कितना होता है? इन सभी क्वेश्चन को आपको अच्छे से करके रखना है। बहुत बढ़िया। बल की ऐसा यूनिट क्या होती है जी? ये न्यूटन होती है। क्या होती है? न्यूटन होती है। वही अगर सीजीएस यूनिट पूछा जाए, सीजीएस, तो याद रखिएगा कि डाइन जो होती है ये इसकी सीजीएस यूनिट होती है। कार्य की अगर मैं बात करूं तो कार्य की इकाई क्या होती है जी? ये होती है आपकी जूल होती है। शक्ति की इकाई क्या होती है? शक्ति की होती है आपकी वैट, जिसे हम पावर बोलते हैं। यूनिट किसकी इकाई है? 1 यूनिट बराबर कितना होता है? 1 यूनिट बराबर होता है 1 किलोवाट
आवर होता है, ये आपको ध्यान में रखना है। 1 किलोवाट आवर होता है, आपको ध्यान रखना है। और ये यूनिट किसकी इकाई है जी? ये आपकी ऊर्जा की इकाई है, और इसे ही हम इंडस्ट्रियल इंडस्ट्रियल यूनिट ऑफ ऊर्जा या एनर्जी बोलते हैं। उष्मा की इकाई क्या रहेगी? उष्मा एक प्रकार का ऊर्जा का रूप है, तो इसकी भी इकाई क्या रहेगी? आपकी जूल रहेगी। क्या रहेगी? जूल। और उसी तरह से उष्मा को कैलोरीज में गिना भी जाता है, कैलोरीज में भी गिना जाता है। वही बात रही 1 HP की। चलो सभी लोग भाई साहब घोड़े की रेस में तो उतर चुके हैं, तो बताएंगे मत भाई साहब एक घोड़े की शक्ति कितनी होती है? चलिए बताइए सभी लोग, एक घोड़ी की शक्ति कितनी होती है जी? वो होती है 746 वैट होती है। कितनी होती है? 746 वैट होती है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो हमने इकाई तो देख लिया है, अभी स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी भी देख लेते हैं। चलो सभी लोग मुझे बताएंगे, अगर मैं बल की बात करता हूं तो बल स्केलर है कि वेक्टर है जी? ये आपकी वेक्टर क्वांटिटी रहेगी, मान की सदिश राशि रहेगी। मैं अगर बात करता हूं कार्य शक्ति की, तो ऑब्वियसली ये दोनों भी इकाई कौन सी रहेगी? ये आपकी स्केलर क्वांटिटी रहेगी, मान की ये कैसी रहेगी? आपकी अदिश राशि रहेगी। मैं अगर बात करता हूं उष्मा की, तो उष्मा ये भी एक प्रकार का ऊर्जा का रूप है, तो ये भी कौन सी राशि रहेगी? आपकी स्केलर क्वांटिटी रहेगी जी, अदिश राशि रहेगी। क्लियर है? बहुत बढ़िया जी, सभी लोग बहुत बढ़िया तरीके से हिस्सा ले रहे। और एक बात जो हमारे बीपीएससी में पूछा गया है, बात यह है कि जैसे जैसे आप जमीन से ऊपर जाओगे, जैसे जैसे आप जमीन से ऊपर जाओगे, प्रेशर घटता जाएगा, प्रेशर घटता जाएगा। और उसी तरह से पानी का क्वथनांक क्या होगा? चलो सभी लोग कमेंट बॉक्स में लिखेंगे जी। अगर मैं आपको पूछूं कि जैसे जैसे मैं हवा में ऊपर ऊपर जा रहा हूं, तो प्रेशर घट रहा है, प्रेशर घट रहा है, तो पानी का क्वथनांक के ऊपर उसका असर क्या होगा? तो पानी का क्वथनांक क्या होगा? घटेगा कि भाई साहब बढ़ेगा? तो पानी का क्वथनांक भी क्या होता है? घटता है। क्या होता है? घटता है। आपको ध्यान में रखना है। और इसीलिए हमने पढ़े हैं कि अगर मान लीजिए मेरी इच्छा हुई कि होली के दिन भाई साहब मुझे जो बिरयानी बनानी है, मुझे माउंट एवरेस्ट पर जाकर बनानी है, तो माउंट एवरेस्ट पर जाकर मैं जब पानी को बॉईल करूंगा, तो पानी भाई साहब कौन से टेम्परेचर के ऊपर बॉईल होगा? लगभग 69.9 डिग्री सेल्सियस के ऊपर उसका बॉइलिंग पॉइंट होता है। ये आपको ध्यान में रखना है। और उसी तरह से अगर आपको मैं पूछूं कि पृथ्वी पर, हमारे पृथ्वी पर सबसे ज्यादा पानी का क्वथनांक आपको कहां पर देखने को मिलेगा? तो वो याद रखिएगा आप, मृत सागर पर। कहां पर? मृत सागर, जिसे हम बोलते हैं डेड सी के नाम से जानते हैं। इसकी क्षारता, इसकी जो सलाइनिटी होती है भाई साहब 35% तक होती है। कितनी होती है? 35% उसका सॉल्ट कंटेंट होता है। और उसी तरह से मृत सागर के ऊपर पानी का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है, वो लगभग 101.4 डिग्री सेल्सियस होता है। कितना होता है? 101.5 डिग्री सेल्सियस होता है। ये आपको ध्यान में रखना है। इतनी सारी बातें ये पूरी की पूरी आपको बीपीएससी में पूछी गई है। तो एक सवाल आप सभी के लिए, अगर मैं माउंट एवरेस्ट पे जाकर बिरयानी पका रहा हूं, तो बिरयानी जल्दी पकेगी या पकने को समय लगेगा? चलो भाई साहब, जिन जिन लोगों ने होली के दिन भाई साहब बिरयानी खाई है, कुछ ना कुछ बड़े अच्छी चीजें खाई है, वो सभी लोग मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे कि अगर मान लीजिए माउंट एवरेस्ट पे चला गया, वहां पे मैं बिरयानी पका रहा हूं, मान लीजिए आलू पका रहा हूं, तो क्या आलू जल्दी पकेगा कि नहीं पकेगा? जी नहीं, वो नहीं पकेगा, वो टाइम लेगा। क्यों? क्योंकि पानी का क्वथनांक टेम्परेचर कम हो चुका है। बहुत बढ़िया जी। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल यूपीपीसीएस 2022 में पूछा गया सवाल है। चलो इसका भी आंसर कर देंगे सभी लोग, सभी लोग इसका भी आंसर कर देंगे। पूछा क्या गया है? निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? सुमेलित नहीं मतलब डज नॉट मैच। देखते हैं कौन कौन इसका सही उत्तर कर पाते। चलिए बताइए, फास्ट करेंगे आंसर, और जितना ज्यादा फास्ट करोगे उतना ज्यादा रिवीजन करा पाऊंगा आप सभी को। चलो बताओ, यहाँ पे बोला कि कौन सी जोड़ी जो है आपको गलत दी गई है, और यहाँ पे ऐसा यूनिट के बारे में पूछा गया है। ठीक है, तो अभी अभी हमने देखे कि प्रेशर की इकाई पास्कल, पावर डायोप्टर में गिना जाता है, उष्मा जूल में गिना जाता है, एक्टिविटी ऑफ रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस क्यूरी में गिना जाता है। क्या ये गलत लिखा गया है? क्या ये गलत लिखा गया? देखो ये भी आपका सही है, ये भी सही है, ये भी। मैं ऑप्शन डी के बारे में बता रहा हूं। जो रेडियो एक्टिविटी होती है सब्सटेंस की, जिसे हम रेडियो धर्मिता बोलते हैं, उसे गिनने के लिए हम किसकी इकाई का इस्तेमाल करते हैं? क्यूरी भी इस्तेमाल करते हैं। पर याद रखिएगा, इट इज नॉन एसआई यूनिट।
ये कोई एसआई इकाई नहीं है इसकी, और यहाँ पे एसआई यूनिट दिया है, इसीलिए ये स्टेटमेंट आपका गलत है। तो सभी लोग कमेंट बॉक्स में मुझे लिख के बताएंगे कि जो रेडियो एक्टिविटी होती है, जिसे हम रेडियो धर्मिता बोलते हैं, जो रेडियो धर्मिता होती है, उसे गिनने के लिए हमारे पास कौन सी इकाई है जी? इससे हम बैक्वेरल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बैक्वेरल बोलते हैं। ये आपको ध्यान में रखना है। क्या ध्यान में रखना है? बैक्वेरल बोलते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। क्लियर है जी? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ऐसा नहीं है कि क्यूरी का उपयोग नहीं किया जाता है, क्यूरी भी इस्तेमाल किया जाता है, पर वो नॉन ऐसा यूनिट है। वो कैसे है? नॉन ऐसा यूनिट है। और आगे बढ़ते, आपको बताना चाहूंगा रेडियो एक्टिव के बारे में। तो एक यूनिट है हमारा बैक्वेरल और एक होता है आपका सेवर्ट। तो सभी लोग कमेंट बॉक्स में लिखेंगे रेडियो एक्टिविटी गिनने के लिए हमारे पास 3 इकाई आ चुकी है। कितनी आई है जी? 3 इकाई आ चुकी है, बैक्वेरल, सेवेट और एक होता है आपका क्यूरी। और सभी लोग मुझे बताएंगे कि जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं, इनसे कौन कौन सी रेज बाहर निकलती है। एक निकलती है अल्फा, एक निकलती है बीटा और एक निकलती है गामा। अगर मैं आपको पूछूं कि मुझे बताइए ये अल्फा पॉजिटिव होती है कि निगेटिव, ये सभी लोग कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। देखिए, इन सभी सवालों से हमने बीपीएससी में क्या क्या पढ़ा है वो सभी कुछ मैं आपको रिवाइज कराने वाला हूं। तो ये सेशन जो है आपके एक अमृत की तरह काम करने वाला है। अभी अगर आप शांत बैठ गए तो ये अमृत का प्याला अगर नहीं पियोगे, जिस तरह से सागर मंथन हुआ था, जहां से जो अमृत निकला था ना भाई साहब, ये वही अमृत है जो आपको पिलाने की कोशिश कर रहा हूं। अगर इसे पी लोगे तो भाई साहब अमर हो जाओगे, अपने वंश का नाम, अपने खानदान का नाम और खुद का नाम रोशन कर दोगे। यह ध्यान रखिएगा। सभी लोग मुझे बताएंगे कि अल्फा पार्टिकल ये हेलियम से बने होते हैं। किससे बनी होती है? हेलियम से। और ये पॉजिटिवली चार्ज होते, धनात्मक होते हैं। मैं अगर बीटा की बात करूंगा तो भाई साहब ये इलेक्ट्रॉन से बने होते हैं। किससे बने होते हैं? इलेक्ट्रॉन से बने होते हैं। और ये कैसे रहेंगे जी? आपकी निगेटिवली चार्ज रहेंगे। चलो मुझे बताओ कि गामा रेज भाई साहब ये किससे बनी होती है, किसे से बनी नहीं होती है? ये एक प्रकार की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है। कैसी होती है? विद्युत चुंबकीय तरंगे होती है। और इसीलिए कैसी होती है? ये न्यूट्रल होती है। न्यूट्रल माने कि ये उदासीन होती है। इसके ऊपर चलो एक और क्वेश्चन में आपको पूछता हूं जो हमारे बीपीएससी में पूछा गया है, मुझे पूछा गया है। अगर मान लीजिए गामा रे को मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड से अगर पास कर दिया है ना, मैग्नेटिक फील्ड से पास कर दिया, तो भाई साहब वो किधर झुकेगी या नहीं झुकेगी? तो आपको याद रखना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड, इन दोनों का गामा रे के ऊपर कोई असर नहीं होता, कोई असर नहीं होता। उसी तरह से एक और हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है जिसे बोलते हैं हम एक्सरे। एक्सरे इज ऑल्सो एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, जिसके ऊपर ना ही किसी इलेक्ट्रिक फील्ड का और ना ही किसी मैग्नेटिक फील्ड का असर होता है। यह आपको ध्यान में रखना है। और उसी तरह से अल्फा, बीटा, गामा में अगर आपको पूछा जाता है कि सबसे ज्यादा भेदन शक्ति किसकी होती है, सबसे ज्यादा भेदन शक्ति किसकी होती है, तो आप आंसर करोगे सर गामा की भेदन शक्ति सबसे ज्यादा होती है। जो भेदन शक्ति होती है वो गामा की सबसे ज्यादा होती है। और उसी तरह से अगर आपको पूछा जाता है कि इन तीनों में से सबसे ज्यादा भारी कौन है, हेवी कौन है, तो आपका आंसर रहेगा अल्फा। ये सबसे ज्यादा भारी पार्टिकल से बना होता है। ये आप इतनी बातें आपको अच्छे से याद रखनी है। क्लियर है? यहां तक क्लियर हो गया है? उसी तरह से एक क्वेश्चन में आपको पूछता हूं, स्केलर वेक्टर का मामला चल ही रहा है, तो मुझे बताइए जो हमारी क्या बोलेंगे चुंबकीय क्षेत्र होता है, जो चुंबकीय जो क्षेत्र होता है जिसे हम बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड। सभी लोग मुझे कमेंट बॉक्स में लिखेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड ये स्केलर होती है कि वेक्टर होती है। चलो देखते हैं कितने लोग आंसर करते हैं। सबसे बहुत बढ़िया जी, सर ट्रेन से देख रहे हैं भाई साहब, क्या बात है। जज्बा तो ऐसे होना, देखना है तो देखना है, करना है तो करना है, बस खत्म। बाकी दुनिया गई बाहर में, बस हमें अपना काम करना है। कहीं पे भी पढ़ो भाई साहब, ट्रेन में पढ़ो, कहीं पे पढ़ो, पर पढ़ना जरूर है। मुझे बताओ चुंबकीय क्षेत्र जिसे हम क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं, ये एक प्रकार की वेक्टर क्वांटिटी होती है। और इसकी दिशा क्या होती है सभी लोग कमेंट बॉक्स में लिख देंगे। इसकी दिशा माने कि इसकी डायरेक्शन क्या होती है, सभी लोग जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिख देंगे इसकी डायरेक्शन क्या होती है। चलो फास्ट, मान लीजिए चुंबक है आपके पास में और आपको पूछा गया कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन दिखाना है। चलो बताओ इसका आंसर क्या रहेगा जी? बहुत बढ़िया जी। कहां से निकलेगा? नॉर्थ से निकलेगा या साउथ में जाएगा, या साउथ से निकलकर नॉर्थ में जाएगा?
बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। नॉर्थ से साउथ में, बहुत बढ़िया। नॉर्थ से निकलकर साउथ में जाएगा, ये उसकी दिशा रहेगी। बहुत बढ़िया। और मैं अगर आपको पूछता हूं कि इस चुंबक में सर्वाधिक शक्ति कहां पर होती है, सर्वाधिक जो मैग्नेटिक पावर होता है वो कहां पर होता है, वो होता है आपके पोल के ऊपर होता है, ये ध्रुव के ऊपर होता है। ये आपको ध्यान में रखना है। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल। और इसमें एक और कंसेप्ट था, वो था हमारा लेंसेस का। लेंस के बारे में भी यहां पे ऑप्शन में दिया गया। चलो सभी लोग मुझे बताएंगे कि ये कौन सा लेंस है, नाम बताओ, बस हो गया, नाम बताओ, बस हो गया। और ये कौन सा लेंस आपको नजर आ रहा है, देखते हैं कितना लोग आंसर करते हैं। ये वाला कौन सा लेंस है और ये वाला कौन सा लेंस है, ये वाला कौन सा लेंस है? इसे कॉन्वेक्स लेंस बोलते हैं। बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं अभी भी। ये भाई साहब आपका उत्तल है, ये उत्तल लेंस है। सभी लोग मुझे बताएंगे कि उत्तल लेंस का जो फोकल लेंथ होता है, ये पॉजिटिव होता है कि निगेटिव होता है? चलो कमेंट बॉक्स में लिखेंगे जी। जी बहुत बढ़िया। इसका फोकल लेंथ, फोकस दूरी जो होती है वो पॉजिटिव होती है कि निगेटिव होती है? ये पॉजिटिव होती है। और इसीलिए इसका पावर, इसकी शक्ति जो रहेगी ये भी पॉजिटिव ही रहेगी। और एक बात मुझे बताइए, पावर और ये आपका फोकल लेंथ दोनों भी एक दूसरे के साथ कैसे होते हैं? व्युत्क्रमानुपात में होते हैं। कैसे होते हैं? व्युत्क्रमानुपात में होते हैं। इसका मतलब वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। अगर फोकल लेंथ ज्यादा है तो आपका पावर कम रहेगा, ठीक है। और उसी तरह से ये कौन सा लेंस है? ये आपका भाई साहब अवतल लेंस है। कौन सा है? अवतल। इसे हम बोल देंगे कॉनकेव लेंस है। और इसका फोकल लेंथ कैसे होता है? इसका फोकल लेंथ होता है भाई साहब निगेटिव होता है। और इसीलिए इसका पावर भी कैसे होता है? निगेटिव ही शो किया जाता है, नकारात्मक होता है। इतने बातें आपको ध्यान में रखना है। क्लियर है? क्लियर है? चलो एक जनरल नॉलेज वाला क्वेश्चन मैं आपको पूछता हूं, देखते हैं कितने लोग जो है आंसर कर पाते हैं। एक बात मुझे बताइए कि हमारा माइक्रोस्कोप, माइक्रोस्कोप सभी को बताया जिसको सूक्ष्मदर्शी बोला जाता है। माइक्रोस्कोप का खोज करने वाला इंसान कौन है? खोज करने वाला इंसान कौन है? उसी तरह से माइक्रोस्कोप में कौन से लेंस का उपयोग किया जाता है, कौन सा लेंस डाला जाता है? और उसी तरह से इसमें उपयोग में लाने वाला जो लेंस रहेगा उसका फोकल लेंथ कैसे रहेगा? फोकल लेंथ कैसे रहेगा? मतलब वो ज्यादा रहेगा कि भाई साहब कम रहेगा? इतने क्वेश्चन के आंसर दे दो, मान लूंगा आपको। देखते हैं कितने लोग आंसर करते हैं। खोज करने वाले इंसान का नाम क्या है? चलिए बताइए। झाचारियस जॉनसन, झाचारियस, झाचारियस जॉनसन। ये वो वैज्ञानिक है, वैज्ञानिक नहीं बोलूंगा एक्चुअली, चश्मे बनाने वाले कारागिर थे। उन्होंने माइक्रोस्कोप की खोज की। और उसी तरह से लेंस का जो उपयोग, उसमें कौन सा लेंस का इस्तेमाल किया जाता है? इसमें आपका कॉन्वेक्स लेंस का इस्तेमाल किया जाता है। कौन सा? कॉन्वेक्स लेंस का इस्तेमाल किया जाता है। और फोकल लेंथ की अगर मैं बात करूंगा तो आप सभी को बताया कि माइक्रोस्कोप का पावर ज्यादा होना, पावर अगर आपको ज्यादा होना, पावर अगर ज्यादा होना तो ऑब्वियस से अभी बताया पावर और फोकल लेंथ दोनों भी दूसरे के व्युत्क्रमानुपात में होता है। इसका मतलब इसका फोकल लेंथ जितना कम होगा उतना ही उसका ज्यादा पावर रहेगा और इसीलिए उसमें इस्तेमाल किया जाता है। क्लियर है? कम फोकल लेंथ वाला लेंस का इस्तेमाल किया जाता है। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आप सभी के लिए, एमपीपीसीएस 2022, मैंने बोला था कि यूपी, एमपी, झारखंड, छत्तीसगढ़, इन सभी स्टेट में पूछे गए सवाल मैं आपको आज करवाऊंगा। तो बताइए एमपीपीसीएस 2022 में पूछा गया सवाल है, इसका भी आंसर कर देंगे सभी लोग, बताएंगे इसका आंसर क्या रहेगा जी। बहुत बढ़िया। जितना फास्ट आंसर करोगे उतना ही फास्ट में लूंगा, उतनी ज्यादा क्वेश्चन हम कवर कर पाएंगे। बहुत बढ़िया जी। विंड वेलोसिटी इज मेजर्ड बाय, ये क्वेश्चन हमने बीपीएससी में लिया है कि नहीं? चलो जो लोग मेरा डेली क्लास करते हैं आप सभी लोग खुद ही बताओ, क्या हमने ये क्वेश्चन हमारे बीपीएससी में नहीं पढ़ा है? क्या ये क्वेश्चन हमारे बीपीएससी में नहीं आया है? आया है। मैं आपको वो भी बताऊंगा, विद प्रूफ बताऊंगा। तो आपको मैं बताना चाहूंगा कि विंड वेलोसिटी जो होती है, जो हवा की गति होती है, वो एनीमोमीटर नाम के इंस्ट्रूमेंट से इस्तेमाल कर जाती है, जो हमारे क्या बोलेंगे,
क्या बोलेंगे, वेदर स्टडी करने वाले जो हमारे यूनिट्स होते हैं भाई साहब, उनके छत के ऊपर एक गोल गोल डंडी घूमने वाली लगा के रखती है, वहां पे होता है आपका एनीमोमीटर। सभी लोग मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे कि बैरोमीटर का इस्तेमाल किसके लिए किया जाता है। चलो सभी लोग कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, देखते हैं कितने लोग आंसर कर पाते हैं जी। बैरोमीटर, बहुत बढ़िया जी। ये वातावरणीय दबाव जो होता है, जो वातावरणीय दबाव जो होता है उसे मेजर करने के लिए एटमॉस्फेरिक प्रेशर जिसे बोलेंगे। हाइग्रोमीटर का इस्तेमाल किसके लिए किया जाता है, चलो बताओ, देखते हैं कितने लोग आंसर कर पाते हैं। हाइग्रोमीटर का इस्तेमाल किसके लिए किया जाता है जी, बहुत बढ़िया। ये घनत्व मेजर करने, सॉरी एक मिनट, हाइग्रोमीटर आपको दिखा देता हूं। देखो हाइग्रोमीटर यहां पर आपको नजर आ रहा है, हाइग्रोमीटर यही था। जो ह्यूमिडिटी होती है ना, पानी हवा के अंदर जो ह्यूमिडिटी होती है उसको मेजर करने के लिए हम हाइग्रोमीटर का इस्तेमाल करते हैं। ये आपको ध्यान, आर्द्रता जी, बहुत बढ़िया, उसे हम क्या बोलेंगे, आर्द्रता बोलते हैं। शब्द याद नहीं आ रहा था, इसे क्या बोलेंगे हम, आर्द्रता बोलेंगे। और उसी तरह से एक बात मुझे बताइए, थर्मामीटर का इस्तेमाल किसके लिए किया जाता है, किसके लिए किया जाता है, ये किया जाता है भाई साहब आपके टेम्परेचर गिनने के लिए। किसके लिए, टेम्परेचर गिनने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। एक सवाल पूछूं, एक सवाल पूछता हूं, बैरोमीटर तो आपने बता दिया, चलो मुझे बताओ मैनोमीटर का इस्तेमाल किसके लिए किया जाता है। मैनोमीटर का इस्तेमाल किसके लिए किया जाता है, तो याद रखिएगा कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर अगर छोड़ दे तो जितने भी द्रव है, जितने भी द्रव है, जितने भी फ्लूइड्स होते हैं, जितने तरल पदार्थ होते हैं, उनके अंदर का जो प्रेशर होता है, उनका जो दबाव होता है, उसे गिनने के लिए हम मैनोमीटर का इस्तेमाल करते हैं। ये आपको ध्यान में रखना है। चलो आगे बढ़ते हैं। और उसी तरह से ये रहा आपका एनीमोमीटर। एनीमोमीटर से हम क्या क्या जान सकते हैं, हवा की दिशा, हवा की दिशा और उसकी गति जो होती है, वो दोनों भी नापने के लिए हम एनोमीटर का इस्तेमाल करते हैं। और ऐसा आपने अक्सर देखा होगा, किसी बिल्डिंग के ऊपर लगा के रखते हैं। तो ये है आपका एनीमोमीटर। एनीमोमीटर से एक और मुझे याद आया भाई साहब, कोई मुझे बता सकता है कि भाई साहब इसका उपयोग कहां पर किया जाता है, ओडोमीटर। यहाँ पे बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए मैंने फिर से एक बार आपको रिवीजन और याद दिलाने के लिए इसको लिख दिया। ओडोमीटर का इस्तेमाल किसके लिए किया जाता है जी, बहुत बढ़िया। चलो सभी लोग जल्दी से आंसर करेंगे। आज से हम नई दिशा में जा रहे हैं, नई दशा में जा रहे हैं। तो आज से कोई भी ये नहीं बोलेगा कि सर मेरी पढ़ाई नहीं हो रही है। आपके पढ़ाई के लिए भाई साहब कहां से क्वेश्चन निकालकर आपको पढ़ा रहा हूं, ये मुझे मेरा पता है। पूरे भारत के सभी स्टेट के एग्जामिनेशन पेपर कल मैंने रात भर डाउनलोड किए हैं, उसमें से एक एक क्वेश्चन टॉपिक वाइज निकालकर मैं आपको पूरा का पूरा महीना भर वही पढ़ाने वाला हूं। ये पूरा एक महीना यहां पर हमारा भाई साहब क्या बोलेंगे, जिस तरह से कुंभ मेला लगा था ना, ये प्रश्नों का मेला है, ये महाप्रश्नों का मेला है, जहां पर पूरे भारत के विज्ञान के क्वेश्चन हम पढ़ने वाले हैं। बहुत बढ़िया। और इस सीरीज का नाम भी रख देते हैं, प्रश्नों का महामेला। बहुत बढ़िया। तो ओडोमीटर, इसे ही हम क्या बोलते थे, इसे ही बोलते हम रेन गेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रेन गेज। और ये क्या करता है जी, पानी की मात्रा, बरसात का पानी जो है भाई साहब, उसे गिनने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। ये रहा आपका ये अब आईना घापे में गाड़ी, ये है अपनी गाड़ी का मीटर। चलो एक बात मुझे बताइए, एक बात मुझे बताइए, यहां पर दो डिवाइसेस लगे हैं, बस डिवाइसेस के नाम बता दो, देखते हैं कितने लोग बता पाते हैं। लाइक शेयर तो करते रहना है आपको, मैं बोलूंगा नहीं अभी, क्योंकि ये आपकी जिम्मेदारी बनती है। अगर आपके लिए मैं इतनी, मेरा गला खराब है पता है आपको, डॉक्टर ने बोला कि 1 महीने तक बोलना नहीं है, फिर भी बोल रहा हूं क्योंकि मुझे पता है कि आपको जरूरत है उस चीज की। अभी धीरे बोल रहा हूं, आप देख पा रहे हो कि पहले जिस जैसे ऊंचे आवाज में बोलता था, उस ऊंचे आवाज में नहीं बोल पा रहा हूं। किसके लिए, आपके लिए, केवल आपके लिए। ठीक है, मैं चाहता हूं कि मेरा बच्चा ठलुआ बैठकर फिर से कूलर में पानी भरेगा, वही काम जिंदगी भर उसको नहीं करना चाहिए। ठीक है, इसीलिए मैं क्लास ले रहा हूं, इसीलिए इतनी सारी मेहनत कर कर आपके लिए क्वेश्चन निकाल कर ला रहा हूं। बहुत बढ़िया जी, सभी लोगों ने सही उत्तर किया है। यहाँ पे दो डिवाइसेस लगे हैं, एक है आपका स्पीडोमीटर, एक है आपका स्पीडोमीटर और एक है आपका ओडोमीटर। चलो, तो स्पीडोमीटर कौन सा है, कोई बता सकता है। स्पीडोमीटर भाई साहब, ये कांटा जो आपको नजर आ रहा है ना, ये स्पीडोमीटर है। स्पीडोमीटर क्या दर्शाता है, ये आपकी वाहन की गति दर्शाएगा।
व्हीकल व्हीकल की स्पीड दिखाएगा। और उसी तरह से भाई साहब ये ओडोमीटर जो है, ये ओडोमीटर क्या करता है, ये ओडोमीटर ये बता रहा है कि उस वाहन ने, उस डिवाइस ने, उसने कितना टोटल डिस्टेंस कवर किया है। तो ये है आपका ओडोमीटर और ये है आपका स्पीडोमीटर। ये क्या दर्शाता है, टोटल कितनी दूरी तय करेगी। और कौन कौन ये जानता है कि इस बार ये वाला क्वेश्चन बीपीएससी की री एग्जाम में पूछा गया है। क्या कितने लोगों को पता है कि यह क्वेश्चन पूछा गया है? अगर आपने 1 to 5 पीआरटी का, 6 to 8 का, 9 to 10 का अगर पेपर एनालिसिस किया है तो आपको पता रहना चाहिए कि बीपीएससी ने इस बार ओडोमीटर के बारे में क्वेश्चन पूछा गया है। किसके बारे में? ओडोमीटर के बारे में क्वेश्चन पूछा गया, आपको याद रहना चाहिए। बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। चलो इसका आंसर कर देंगे सभी लोग, चलो बताओ। बहुत बढ़िया जी, आया था, बिल्कुल आया था, सबको पता है। सभी लोग पढ़ाई वाले लोग हैं यहाँ पे। नहीं पता है जी, अंजना यादव जी बोले सर हमें नहीं पता है, पर अभी पता चल गया आपको, ये क्वेश्चन पूछा गया है। चलो बताओ इसका आंसर क्या रहेगा? द डिवाइस यूज फॉर द मेजरिंग द इलेक्ट्रिक करंट इन द इलेक्ट्रिकल सर्किट। चलो बताओ सर्किट में, हाँ बिल्कुल। चलो एमीटर तो हो गया, इसके साथ एक और डिवाइस है जिसका हम इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके साथ एक और डिवाइस है जिसका इस्तेमाल कर सकते हैं, उसका नाम क्या जी? उसका नाम है आपका गैल्वानोमीटर। उसका नाम क्या है? गैल्वानोमीटर। ये आपको ध्यान में रखना है। तो दोनों में अंतर क्या है? गैल्वानोमीटर और एमीटर, दोनों में अंतर क्या है मैं आपको बताना चाहूंगा। देखिए, एमीटर जो होता है वो बड़ी मात्रा में अगर करंट है, बड़ी मात्रा में अगर विद्युत धारा है, तो उसे गिनने के लिए हम एमीटर का इस्तेमाल करते हैं। पर अगर मान लीजिए बहुत ही छोटा करंट है, बहुत ही छोटा करंट है, उस टाइम पे हम गैल्वानोमीटर का इस्तेमाल करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए मुझे किसी डिवाइस में 0.1 मिली एम्पियर इतना करंट गिनना है। 0.1 या 1 एम्पियर, 1 मिली एम्पियर पकड़ लिए, तो इतना छोटा करंट जो एमीटर होता है वो नहीं दिखा पाएगा। उस केस में आपको किसका इस्तेमाल करना है? उस केस में आपको गैल्वानोमीटर का इस्तेमाल करना है। पर मान लीजिए 1.5 एम्पियर, 2 एम्पियर, 3 एम्पियर, ऐसे बड़े करंट जो होते हैं, ये करंट गिने जाते हैं आपके किससे? एमीटर से गिने जाते हैं। किससे गिने जाते हैं? एमीटर से गिने जाते हैं। बहुत बहुत बढ़िया। और वोल्ट मीटर से क्या गिना जाता है? वोल्टेज गिना जाता है, विभव गिना जाता है। ये भी आपको ध्यान रखना है। एक और क्वेश्चन, चलिए एक बात मुझे बताइए, यहाँ पे बी और डी ऑप्शन आप नजर आ रहे हैं, मोटर और जनरेटर, इन दोनों के सिद्धांत का नाम बताएंगे सभी लोग। चलिए सभी लोग कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे कि ये मोटर और जनरेटर जो है ये कौन से सिद्धांत के ऊपर काम करते हैं। व्हाट इज द बेसिक प्रिंसिपल बिहाइंड द वर्किंग ऑफ मोटर एंड जनरेटर? तो उसका आंसर आप धड़क से आना चाहिए। उसका नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इसे क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। सभी लोग लिखेंगे कमेंट बॉक्स में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ये इनका प्रिंसिपल है जी। इस प्रिंसिपल, इस सिद्धांत के ऊपर वो काम करते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। सर इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि जब कभी भी मैं मोटर में भाई साहब करंट भेजूंगा तो उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड बनती है और उसके वजह से कॉइल घूमता है। माने कि हमने क्या किया, विद्युत ऊर्जा को मैग्नेटिक फील्ड में कन्वर्ट किया मोटर में। वही जनरेटर जिसे हम जनित्र बोलते हैं, इसमें हम क्या करते हैं, मैग्नेट को घुमाते हैं और उससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं। तो ये दोनों प्रिंसिपल, मैग्नेट को करंट में कन्वर्ट करना और करंट को फिर से मैग्नेटिक फील्ड में कन्वर्ट करना, इसी सिद्धांत को बोला जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। सबको समझ में आ गया है? सबको समझ में आ गया है? बहुत बढ़िया जी, चलो बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते। अगला सवाल देखते, पर उसके पहले जो है थोड़ा सा इसके बारे में बता दो। एक सवाल आया था बीपीएससी में, बीपीएससी में सवाल आया था कि एमीटर कैसे लगाया जाता है। एमीटर सर्किट में कैसे लगाया जाता है? सर्किट मतलब भाई साहब वो मुन्ना भाई वाला सर्किट ना समझिए, लगाया जाता है। कोई बता सकता है? और वोल्ट मीटर कैसे लगाया जाता है? ये क्वेश्चन हमें भाई साहब बीपीएससी में अभी अभी पूछा गया है कि एमीटर अगर मुझे सर्किट में लगाना है तो कैसे लगाएंगे भाई, और वोल्ट मीटर अगर लगाना है तो वो कैसे लगाएंगे? चलो बताएंगे सभी लोग। बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया, सभी लोग सही उत्तर करें। अगर मैं एमीटर की बात करूं,
मैं अगर एमीटर की बात करूं तो एमीटर हमेशा ये श्रेणी में लगाया जाता है। श्रेणी माने कि ये सीरीज में लगाया जाता है। किसमें? सीरीज में लगाया जाता है। और इसमें क्या कांस्टेंट होता है जी बताओ? अगर मैं एमीटर सीरीज में लगाऊंगा तो क्या होगा? श्रेणी में हमेशा क्या कांस्टेंट होता है? चलो बताओ। श्रेणी में हमेशा क्या कांस्टेंट होता है? श्रेणी में जब भी लगाओ तो यहां पे हमेशा आपका करंट जो है वो आपका कांस्टेंट होता है। क्या होता है? करंट कांस्टेंट होता है। इसीलिए एमीटर को भाई साहब सीरीज में लगाया जाता है, क्योंकि एमीटर से हम क्या गिनते हैं? करंट को गिनते हैं। वही वोल्ट मीटर की अगर मैं बात करता तो वोल्ट मीटर ये हमेशा आपका पैरेलल में लगाया जाएगा। पैरेलल माने कि इसे समांतर में लगाया जाता है। क्यों समांतर में लगाया जाता है जी? क्योंकि हमने पढ़े हैं कि सर्किट में अगर समांतरता है, पैरेललिटी है, तो उसमें आपका वोल्टेज कांस्टेंट रहेगा। क्या रहेगा? वोल्टेज कांस्टेंट रहेगा। और इसीलिए वोल्ट मीटर को हमेशा पैरेलल में लगाया जाता है। बराबर है। एक और सवाल आया था, देखते कितने लोग उसका उत्तर कर पाते हैं। बीपीएससी का ही सवाल है। चलो बताओ, आपके घर में जो बिजली आती है, घर में जो बिजली के तार होते हैं वो किस प्रकार से अरेंज किए जाते हैं? किस तरह से होते हैं? माने कि ये सीरीज में होते हैं कि भाई साहब पैरेलल में होते हैं? चलो देखते हैं कितने लोग इसका आंसर करते हैं। ऑप्शन ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर डी देता हूं भाई साहब, दोनों में भी होते हैं। दोनों में भी होते हैं। ऑप्शन नंबर डी देता हूं, नन ऑफ अबव देता हूं। ये क्वेश्चन हमारे अभी अभी बीपीएससी टीआरई 3.0 की एग्जामिनेशन में पूछा गया सवाल है। चलिए, हमारे घर में जो बिजली का तार आता है वो कौन से प्रकार के लगाए होते हैं भाई साहब? ये पैरेलल लगाया होता है। कैसे लगाया होता है? पैरेलल। क्यों लगाया होता है? क्योंकि पैरेलल में आपका वोल्टेज कांस्टेंट रहेगा। क्या रहेगा? वोल्टेज कांस्टेंट रहेगा। और उसी तरह से जो बिजली के खंबे होते हैं, जो बिजली के खंभों के तार होते हैं ना भाई साहब, स्ट्रीट लैम्प जिसे बोलेंगे, तार जो होते हैं वो किस तरह से लगाए होते? चलो इसका भी आंसर सभी लोग कमेंट बॉक्स में कर देंगे। कितने लोगों को पता है कि भाई साहब ये भी सवाल पूछा गया है? एक बार हाथ ऊपर कर लेंगे। और जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं ठोका है वो लाइक भी ठोक देगा और आगे बढ़ेंगे अगले सवाल के साथ। चलो बताओ, सभी लोग आंसर करेंगे जी बिल्कुल। ये भी कैसे लगाया होता है? ये भी आपके पैरेलल में ही लगाया होता है। बहुत बढ़िया। अरे सीरीज में कौन बोला? सीरीज में कौन बोला? अरे भाईजान, अरे याद रखो, ये भी पैरेलल में ही लगाया होता है और ये भी पैरेलल ही लगाया जाता है। क्योंकि दोनों में मान लीजिए किसी खंबे पर जाकर किसी कुत्ते ने पेशाब कर दिया और खंबा ही उड़ गया, तो ऐसा नहीं होगा कि भाई साहब आपके घर की बिजली जाए। बस उसी जो खंबा उड़ गया है ना, बस उसी के घर की बिजली जाएगी, बाकी के लोगों की बिजली नहीं जाएगी। तो ये मुख्य कारण होता है कि पैरेलल क्यों लगाया जाता है। वोल्टेज तो आपको कांस्टेंट मिल रहा है। और उसी तरह से मान लीजिए कोई तार अगर कट जाता है, कोई डिफॉल्ट हो जाता है, कुछ प्रॉब्लम आ जाता है, तो कभी आपने देखा है कि बस एक एरिया की लाइट चली जाती है, पूरे शहर की लाइट नहीं जाती है कभी भी। समझ में आ गया है जी? बिल्कुल। चलो अगला सवाल आपके सामने देखो, बीपीएससी में पूछा गया है, 2021 का सवाल है। इसका भी आंसर कर देंगे सभी लोग, बताएंगे इसका आंसर क्या रहेगा फास्ट। और सभी ने लाइक कर दिया होगा ऐसी आशा करता हूं। ये देखिए यहाँ पे लगभग 1000 के आसपास बच्चे हैं, है ना? और यहाँ पे लाइक कितने हुए बताओ? सिर्फ 650 लाइक हुए हैं। चलिए बताइए इसका आंसर क्या रहेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच? बोला गया है वोल्ट मीटर पोटेंशियल डिफरेंस गिनता है, बिल्कुल सही बात है। एमीटर इलेक्ट्रिक करंट गिनता है, बहुत बढ़िया। पोटेंशियोमीटर इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जिसे हम ईएमएफ बोलते हैं ये गिनता है, बिल्कुल सही बात है। गैल्वेनोमीटर भाई साहब इलेक्ट्रिक, जी नहीं ये तो गलत है, ये तो गलत हो गया है। डी ऑप्शन आपका गलत रहेगा। चलो बताओ मुझे, तो गैल्वेनोमीटर से हम क्या क्या गिन सकते हैं? अगर हम इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस नहीं गिन सकते हैं तो गैल्वेनोमीटर से हम क्या गिन सकते हैं? हम करंट गिन सकते हैं क्या? जी बिल्कुल गिन सकते हैं सर। मैं अगर आपको पूछूं कि गैल्वेनोमीटर का इस्तेमाल करके मैं वोल्टेज गिनना है तो क्या यह पॉसिबल है? क्या मैं गैल्वेनोमीटर का इस्तेमाल कर किसी भी सर्किट का वोल्टेज गिन सकता हूं क्या? तो आपका आंसर होना चाहिए यस, बिल्कुल सर हम गिन सकते हैं।
बिल्कुल हम गिन सकते हैं, क्योंकि एनसीईआरटी में सीधे सीधे लाइन लिखी है कि गैल्वेनोमीटर कैन बी यूज्ड टू मेजर द करंट एज वेल एज द वोल्टेज ऑल्सो। मान कि हम दोनों भी गिन सकते हैं गैल्वेनोमीटर को। अगर मान लीजिए ये सवाल ऐसे पूछता कि यहाँ पे अगर मान लीजिए यहाँ पे वोल्टेज लिखा होता, मैं पक्का बोलता हूं ना 90% बच्चे यहाँ पर गलत करते हैं। 90% बच्चे यहाँ पे गलत करते हैं। उस टाइम पे आपका आंसर ऑप्शन नंबर ई होता। क्लियर हो गया है? क्लियर हो गया है? चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। और ये रहा आपका गैल्वेनोमीटर। ये क्या है आपका गैल्वेनोमीटर? इसका प्रिंसिपल भी वही है, ये भी उसी प्रिंसिपल के ऊपर काम करता है। कौन सा प्रिंसिपल बताओ? सभी लोग मुझे बताएंगे कि गैल्वेनोमीटर कौन से सिद्धांत पे काम करता है, इसका प्रिंसिपल कौन सा है? चलो बताओ। इसे मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर भी बोला जाता है। तो चलो बताओ इसका प्रिंसिपल क्या रहेगा? वही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। बहुत बढ़िया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल एनडीए और एनए में 2022 में पूछा गया सवाल है। चलो बताओ इसका आंसर। चाल और वेग के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? चाल और वेग के बारे में, मान के आपको स्पीड और वेलोसिटी के बारे में पूछा गया है। चलो बताओ। वेलोसिटी एंड स्पीड एंड वेलोसिटी बोथ आर वेक्टर। बोथ कैसे रहेंगे जी? वेलोसिटी आपका वेक्टर है, स्पीड क्या है आपका स्केलर क्वांटिटी है। स्पीड एंड वेलोसिटी बोथ आर स्केलर, बोथ तो हो ही नहीं। स्पीड इज अ वेक्टर, गलत हो गया जी। स्पीड इज अ स्केलर, वेलोसिटी इज अ वेक्टर। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट रहेगा। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। सभी ने कर दिया है जी, बहुत बढ़िया। तो चलो एक बात मुझे बताओ, स्पीड और वेलोसिटी इनको किस में गिना जाता है? इसकी इकाई क्या रहेगी? दोनों की इकाई समान है, वो है आपकी मीटर पर सेकंड। दोनों की इकाई क्या है? दोनों की इकाई आपकी मीटर पर सेकंड है। पर बस फर्क इतना है कि स्पीड को केवल मैग्नीट्यूड होता है, इसको सिर्फ परिमाण होता है। और वेलोसिटी जो होती है भाई साहब, इसको आपका परिमाण परिमाण और दिशा दोनों भी होती है। तो ये आपको ध्यान में रखना है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों भी होती है। इसीलिए वेलोसिटी आपकी क्या रहेगी जी? ये आपकी सदिश राशि रहेगी। कैसी रहेगी? सदिश रहेगी। और स्पीड कैसी रहेगी? आपकी अदिश राशि होती है, जो अभी अभी हमने पढ़े। चलो आगे बढ़ते। और ये कुछ चीजें मैं आपको बताने वाला जिसके ऊपर अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है। सभी लोग मुझे बताएंगे मास, मान की द्रव्यमान कौन सी राशि है? ये आपकी स्केलर क्वांटिटी है। टाइम, समय, क्योंकि मैं ये कभी नहीं बोलूंगा कि पूरब दिशा में भाई साहब 4 बजे है, पश्चिम दिशा में 5 बजे है, उत्तर दिशा में 8 बजे है और दक्षिण दिशा में भाई साहब 8:45 बजे है। ऐसे बोलोगे? नहीं, मतलब इसमें दिशा होती है? नहीं, सिर्फ परिमाण होता है। कितने बजे है? कितने बजे है? तो ठीक 1 बजे अपना बीपीएससी का क्लास होता है। सीटेट का क्लास कितने होते बजे होता है कुलदीप सर का? तो ये ठीक होता है 9:30 बजे मॉर्निंग में होता है। उसी तरह से वॉल्यूम, भाई साहब कितना पानी पिया? तो ये तो नहीं पूछते भाई साहब कहां से कितना पानी पिया, ऐसे पूछते हो, ऐसे पूछते हो भाई साहब कितना पानी पिए? 1 लीटर पिए, 2 लीटर पिए। दूध वाला भैया जब दूध लेकर आते हैं तो भाई साहब यहाँ पे इतना डालो, यहाँ पे उतना डालो, यहाँ पे उतना डालो, ताकि समान हो जाए, ऐसे बोलते हो? जी नहीं। 4 लीटर, 5 लीटर, मात्रा, परिमाण, बराबर है। उसी तरह से वेक्टर क्वांटिटी की बात करूंगा तो वेलोसिटी, भाई साहब अभी अभी पूरे देश के लोग यूपी में जमा हो गए थे, तो मैंने यहां पे दिशा बताई है। पूरे भारत के लोग यूपी में कुंभ मेले में जमा हो गए, तो आपको यह समझ में आ गया, मैंने दिशा बताई। कहां पर? कुंभ मेला। ये दिशा है, उसकी तरफ सभी लोग जा रहे हैं, माने कि कितने गति से जा रहे हैं, तो वो आ जाएगी वेलोसिटी। उसी तरह से वेट, वेट माने कि क्या होता है? भार। आपके ऊपर जो भार लग रहा है, ये भार मतलब क्या है जी? ये भार मतलब आपका ग्रेविटेशनल फोर्स है, गुरुत्वाकर्षण शक्ति है, उसी को हम क्या बोलते हैं? भार बोलते हैं। और सभी लोग मुझे कमेंट बॉक्स में लिखेंगे कि वेट की इकाई क्या होती है, वेट की एसआई इकाई क्या होती है। देखते कितने लोग इसका सही उत्तर कर पाते हैं। उसके बाद फ्रिक्शन, घर्षण, ये भी एक प्रकार की वेक्टर क्वांटिटी होती है। चलो बताओ जी, सभी लोग आंसर करेंगे। यूपी में चप्पल मार होली खेल रहे हैं। अरे भाई साहब, चप्पल मार होली भी होती है, लठ होली हमने सुने हैं, लठ होली हमने सुने हैं, चप्पल मार होली भी होती है। चलो सभी लोग मुझे बताएंगे वेट की इकाई। देखो यहाँ पे बहुत सारे लोग गलतियां कर रहे हैं अभी। हाँ, यहाँ पे बहुत सारे लोग गलतियां कर रहे हैं। अभी मैंने बताया कि वेट मतलब क्या होता है? मतलब होता है ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ऑब्वियसली इसकी इकाई क्या आएगी भाई साहब? बताओ। लिख दू, लिख दू, लिख देता हूं। इसकी इकाई रहेगी आपकी न्यूटन बाबा जी,
क्योंकि किसने बताया था? न्यूटन जी ने बताया था। तो यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने किलोग्राम लिखा है, केजी लिखा है, ठीक है, केजी लिखा है जी, तो थोड़ा ध्यान रखिएगा, ठीक है। और ये इतनी सारी राशियां जो है स्केलर और वेक्टर की है, ये पूरा का पूरा टेबल जो है मैं, ये पूरा का पूरा टेबल और उसके साथ और भी बड़ा टेबल है जो स्केलर और वेक्टर को डिफाइन करता है। तो हमारा टेलीग्राम चैनल है साइंस बाय टीपी, टेलीग्राम चैनल है साइंस बाय टीपी, सभी लोग इसे ज्वाइन कर लेंगे जिन्होंने भी ज्वाइन नहीं किया है। और उसी के साथ साथ इस साइंस बाय टीपी में इसी तरह के इंपोर्टेंट नोट्स में डालते रहता हूं, तो ये टेबल में वहां पे डाल दूंगा और उसी तरह से कुछ और नोट्स है स्केलर और वेक्टर के, वो भी डाल दूंगा। तो सभी लोग जो है इसको जरूर ज्वाइन करेंगे, ठीक है जी, क्लियर है जी। बिल्कुल हिंदी में कन्वर्शन वाला ही डाल दूंगा जी प्रवीण जी, हिंदी वाला ही डाल दूंगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते, अगला सवाल बीपीएससी 2021 में पूछा गया सवाल है 2022 का। देखो इसका आंसर करेंगे सभी लोग। देखो स्केलर और वेक्टर के ऊपर हमें क्वेश्चन पूछा जा रहा है और ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है जी, हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा जी, बहुत बढ़िया जी। बिल्कुल सोनल जी, पेड में भी डाल, पेड में तो आपको मिल ही जाएगा, पेड का टेंशन मत लो, पेड में तो हर चीज मिल जाती है, ठीक है। आप टेस्ट भी दे रहे हो, सभी लोग डेली टेस्ट दे रहे करें, हमारा 30 डेज चैलेंज शुरू है, हमारा 30 डेज चैलेंज शुरू है, सभी लोग इसे अटेम्प्ट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं जी? बिल्कुल हिंदी में भी डाल देंगे। और जिन्होंने अटेम्प्ट नहीं किया है वो अटेम्प्ट करेंगे डेली, डेली हमारा 30 डेज चैलेंज शुरू है और डेली हमारा टेस्ट होता है मॉर्निंग में, डेली टेस्ट हो रहा है हमारा, ठीक है। बीपीएससी वाले जो बच्चे उनको बता रहा हूं, डेली टेस्ट हो रहा है। अगर नहीं दे रहे हो तो ये आपकी गलती रहेगी जिंदगी की सबसे बड़ी, क्योंकि मैंने आपको बोला है विजयी अगर होना है तो एक ही उपाय है, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, रिवीजन रिवीजन रिवीजन। और रिवीजन करने का सबसे आसान और सबसे बढ़िया तरीका है भाई साहब टेस्ट दो। क्या दो? टेस्ट दो। और हर महीने आपकी टेस्ट ली जा रही है। तो अगर आपने अभी तक टीचिंग परीक्षा को ज्वाइन नहीं किया है तो भाई साहब आप सबसे बड़ी गलती कर रहे हो। 60% का रमजान ऑफर शुरू है, जल्दी से ज्वाइन हो जाए और अपने टेस्ट कंडक्ट करना शुरू कर दीजिए, ठीक है। निम्न में से कौन सी सदिश राशि नहीं है? सदिश राशि नहीं है मतलब अदिश राशि के बारे में पूछा गया है, माने कि यहाँ पे आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए। क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर ए। कोई मुझे बता सकता है कि टॉर की ऐसा यूनिट क्या होती है? जो बताएगा भाई साहब मान लूंगा उसको। अभी के अभी मेरे तरफ से 21 नहीं 22 तोहफों की सलामी आपको। चलो बताओ, टॉर्क की जो ऐसा यूनिट बताएगा भाई साहब उसको मेरी बिल्कुल। और टॉर्क जिसे हम क्या बोलते हैं जी? टॉर्क माने कि बल घार्नून जिसे बोलते हैं, इसकी ऐसा यूनिट क्या होती है? बहुत बढ़िया, न्यूटन मीटर होती है। बहुत बढ़िया। जिन टेस्ला, देखो टेस्ला बोल रहे हैं, प्रेशर बोल रहे हैं, न्यूटन मीटर होता है। एक बात मुझे बताइए, एक बात, झूले पे कभी बैठे हो? झूले पे कभी बैठे हो? झूले पर जरूर बैठे होंगे, है ना? झूला कैसे होता है? कभी किसी फेयर में गए होंगे तो भाई साहब इस तरह का कुछ झूला होता है ना, इस तरह से झूला होता है, यहाँ पे रखा होता है। मान लीजिए यहाँ पे हमारे रामू जी बैठ गए, है ना, ये रामू जी बैठ गए भाई साहब पक्का पकड़ के। और यहाँ पे भाई साहब उनका एक दोस्त बच गया, भाई साहब ढोलू जी बैठ गए। यहाँ पे कौन बैठ गए? ढोलू जी बैठ के पक्का पकड़ के। और मान लीजिए एक बच्चा है भाई साहब, इनको इस तरह से घुमा रहा है, इस तरह से घुमा रहा है। तो पता ये किसके वजह से घूम रहा है? इसको घुमाने में कौन सी फिजिकल क्वांटिटी माने कि कौन सी भौतिक राशियां काम कर रही है पता है आपको? यहाँ पे काम कर रहा है आपका टॉर्क, काम कर रहा है। को काम कर रहा है? टॉर्क काम कर रहा है। सर कैसे कर रहा है? मान लीजिए मैं इस दिशा में बल लगा रहा हूं, तो जिस पॉइंट के आसपास से पूरा का पूरा चक्र घूम रहा है, तो ये डिस्टेंस जो आपको नजर आ रहा है, ये अंतर, और ये जो आपका परपेंडिकुलर बल आपने लगाया, तो टॉर्क बराबर फोर्स गुना में वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो जाता है। इसे ही बोलते हैं हम टॉर्क। माने कि दुनिया में जितनी भी चीजें गोल गोल घूमती है, चाहे आप कोई पाना लेकर जो है भाई साहब, स्क्रू ड्राइवर या कोई भी जो पाना बोलते हैं ना भाई साहब, वो निकाल कर जो आप नट भी खोलते हो, उस टाइम पे भी जो आप बल लगा रहे हो, सोचो थोड़ा सा, फंसाया घुमाया, फंसाया घुमाया, क्या कर रहे हो? उसे गोली तो घुमा रहे हो, तो वो भी क्या है? वो भी एक प्रकार का टॉर्क होता है। समझ में आ गया है? समझ में आ गया? तो अगर आपको पूछा जाता है कि किसी चीज पे अगर हमने टॉर्क लगाया तो वो चीज की गति कैसी रहेगी, तो वो रहेगा उसका सर्कुलर मोशन रहेगा। क्या रहेगा? सर्कुलर रहेगा या रोटेशनल रहेगा, ये आपको ध्यान में रखना है।
समझ में आ गया है जी? समझ में आ गया है। चलो आगे बढ़ते। अगला सवाल आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा, 67 बीपीएससी 2021 में पूछा गया सवाल है, इसका भी आंसर कर देंगे सभी लोग। इसका आंसर क्या रहेगा? चलो जी चलो सभी लोग आंसर करेंगे, इसका आंसर करेंगे जी। और आपने वो भी देखा होगा, दिवाली में जो चक्री होती है ना भाई साहब, क्या बोलते हो उसको, है ना, गोल गोल घूमने वाली, उसको जब जलाते हो तो आप देख पा रहे हो कॉर्नर से जलती है, ऐसे जलते जलते वो गोल घूमती है, तो वहां पे भी टॉर्क लगता है, वहां पे भी क्या लगता है? टॉर्क लगता है। चलो इसका आंसर कर देंगे। वॉशिंग मशीन का कार्यकारी सिद्धांत, एकदम इजी क्वेश्चन है जी। इसका आंसर क्या रहेगा? सेंट्रीफ्यूगेशन। और बताओ, सेंट्रीफ्यूगेशन के ऊपर बहुत सारे सवाल भी हमारे बीपीएससी में पूछे गए। सबसे पहला है, अगर मान लीजिए आपको दूध से क्रीम जो है भाई साहब, क्रीम अगर सेपरेट करनी है, तो क्रीम सेपरेट करने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं? सेंट्रीफ्यूगेशन का इस्तेमाल किया जाता है। और उसी तरह से जो रक्त होता है, रक्त से अगर हमें प्लाज्मा अलग करना है या इसकी सेल्स अगर अलग करनी है, तो उसमें भी हम क्या करते हैं? सेंट्रीफ्यूगेशन की मेथड इस्तेमाल करते हैं। और उसी तरह से मान लीजिए वाटर प्यूरिफायर जो होते हैं, वाटर प्यूरिफायर जो होते हैं, प्यूरिफायर जो होते हैं, उसमें भी पानी के जो अंदर डस्ट होती है उसे जल्दी अगर नीचे बिठाना है, उसमें भी सेंट्रीफ्यूगेशन। उसी तरह से वॉशिंग मशीन, उसी तरह से वॉशिंग मशीन जो होती है भाई साहब, वहां पे भी इस्तेमाल होने वाला जो मेथड है उसे भी हम सेंट्रीफ्यूगेशन का मेथड बोलते हैं, माने कि उसके ऊपर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को अप्लाई किया जाता है। बराबर है जी? तो इतनी सारे उदाहरणों के ऊपर हमें बीपीएससी में अब तक सवाल पूछा गया है। इसे भी पकड़कर बस एक बचा है। कौन सा बचा है पता है? ये वाटर प्यूरिफाई वाला बचा है। इसके ऊपर अगर आपने कक्षा छठवीं का एनसीईआरटी सभी ने पढ़ा है, कक्षा छठवीं का एनसीईआरटी सभी ने पढ़ा है, वहां पर एक चैप्टर है मेथड्स ऑफ सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस। कितने लोगों को पता है? चलो हाथ ऊपर करेंगे, सभी लोग एक बार हाथ ऊपर करेंगे। कितने लोगों को पता है कि कक्षा छठवीं का एक चैप्टर है जिसका नाम है मेथड्स ऑफ सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस, मटेरियल जिसे बोलेंगे। और अभी अभी एनसीईआरटी ने कक्षा छठवीं का पूरा सिलेबस जो है चैप्टर वो चेंज कर दिए, और इसलिए कक्षा छठवीं से जो कुछ क्वेश्चन है वो पूछने के चांसेस भी बहुत ज्यादा है। तो ये भी आपको याद रखना है। तो ऑब्वियसली उसको भी आपको अच्छे से करना है, और ये सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड आपको वहीं पर मिलेगी। तो उसके ऊपर भी मैं कल कुछ क्वेश्चन लेकर आऊंगा। लेकर आना चाहिए कि नहीं लेकर आना चाहिए? बताओ, लेकर आना चाहिए ना? बिल्कुल लेकर आना चाहिए। तो लाइक ठोक देंगे, 1100 के आसपास बच्चे लाइक हुए और 1000 भी लाइक नहीं हुए, तो लाइक ठोक देंगे इसी बात के ऊपर। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। और ये रहे सेंट्रीफ्यूगेशन के मेथड। ठीक है, बहुत सारे हैं, आगे बढ़ते हैं। चलो इसका भी आंसर कर देंगे। 69 बीपीएससी 2023 में पूछा गया सवाल है, इसका भी आंसर कर देंगे जी। इसका आंसर क्या रहेगा? चलिए बताइए क्या पूछा गया है। अलग अलग द्रव्यमान की दो वस्तुएं चंद्रमा की सतह के पास स्वतंत्र रूप से गिरने को छोड़ दिए। माने कि न्यूटन एक बैठा है भाई साहब आपके चांद के ऊपर, और न्यूटन बैठे हैं आपके धरती के ऊपर, और दोनों टाइम में एक ही झाड़ से भाई साहब एप्पल नीचे गिरे, एक चांद पे गिरा और एक गिरा भाई साहब आपके पृथ्वी के ऊपर। तो उन्होंने पूछा कि दोनों में क्या समानता है? ये बोल रहे हैं कि बोथ ऑफ हैव हैविंग डिफरेंट एक्सेलरेशन। ये तो गलत है, त्वरण तो समान रहेगा। त्वरण कैसे रहेगा? समान रहेगा, क्योंकि हमने क्या पढ़े हैं? G इज इक्वल टू जी एम डिवाइड बाय आर स्क्वेयर, इसके ऊपर निर्भर करता है। ठीक है, तो बोथ ऑफ हैव द डिफरेंट एक्सेलरेशन, ये तो गलत है। बराबर है। उसी तरह से अंडरगो ए चेंज इन देयर इनर्शिया, हैव सेम वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट, एक्सपीरियंस ऑफ फोर्स ऑफ द सेम मैग्नीट्यूड। तो क्या हो जाएगा बताओ? अगर मान लीजिए चांद के ऊपर वो गिर गया, वो चीज गिर गई, तो क्या होगा? तो यहां पे आंसर आप सबने दे दिया जी, बहुत बढ़िया। क्या आप अपने आंसर के बारे में कॉन्फिडेंट हो? कौन कौन ये बोलना चाह रहा है कि सर मेरा ऑप्शन नंबर सी सही है? एक बार हाथ ऊपर कर लो। हाँ, मैं वही तो पूछ रहा हूं, कितने लोगों को ये कॉन्फिडेंट है कि सर मेरा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है? मैं देखना चाहूंगा। अगर मैं आंसर यहां पे चेंज करता तो कोई भी अपना आंसर चेंज नहीं करेगा, और जिसका मोए मोए हो गया वो ईमानदारी से हाथ ऊपर कर लेगा। क्या बात है, इतना कॉन्फिडेंस। चलो आपके कॉन्फिडेंस को मान लेते हैं और आपको बताओ कि आपका आंसर बिल्कुल सही है। आपका आंसर बिल्कुल सही है। चलो एक बात, चलो बताओ, तो ऑब्वियस है इसका मतलब क्या है? ये कैसे? किसी ने पूछा है हाउ, मतलब कैसे? देखो बात बताता हूं, जैसे कि पूरा समझ लेंगे। ठीक है,
पूरा समझ लेंगे, उसके बाद आप कुछ क्वेश्चन पूछूंगा, उसके आंसर दोगे आप, ठीक है। चलो बताओ, जी का फार्मूला हमारे पास क्या है? मेरे पास फार्मूला जी का है GM डिवाइड बाय आर स्क्वायर। फार्मूला से आपको समझाना चाहूंगा ये जी क्या है। कोई बता सकता है ये जी क्या है? चलो सभी लोग कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, मेरा उत्साह बढ़ाएंगे, मेरी एनर्जी बढ़ाएंगे ना। मैं आपको बोल रहा हूं, मैं आपको बता रहा हूं जी क्या है, मैं पूछ रहा हूं आपको। चलो बताओ, सभी लोग आंसर करेंगे। जी क्या है? इसे बोला जाता है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट माने कि ये पूरे ब्रह्मांड में कहीं पर भी जाओ ये कभी नहीं बदलने वाला, ये कभी नहीं बदलने वाला। और इसकी इकाई क्या है? इसका 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, ये इसकी इकाई रहेगी। बराबर है, ये आपको समझ में आ गया जी, ये क्लियर है। और उसी तरह से मैं आपको बताना चाहूंगा कि यहां पे ये एम क्या है? ये एम क्या है? अभी हम कहां पर है? हम है भाई साहब चांद के ऊपर है। कहां पर है? चांद के ऊपर है। तो यहां पे एम जो है ये मास ऑफ प्लैनेट रहता है, ये मास ऑफ प्लैनेट रहता है। ये आर क्या है जी? उसकी त्रिज्या है, माने कि उसकी क्या है? रेडियस है। तो एक बात मुझे बताओ, सभी लोग मुझे बताएंगे ईमानदारी से। मान लीजिए मैंने एक एप्पल लिया और एक दूसरा एप्पल लिया, एक एप्पल लिया और दूसरा एप्पल लिया, चांद के धरती पर चला गया। तो एक बात मुझे बताओ, ये एप्पल लेने के वजह से क्या चांद का कुछ मास कम हो जाएगा? क्या चांद का कुछ मास कम हो जाए, कुछ उसका द्रव्यमान के ऊपर असर पड़ेगा? जी नहीं, माने कि ये भी लगभग कांस्टेंट है। तो एक बात मुझे बताइए, इतना तो जरूर हुआ होगा कि जब मैंने ये एप्पल लेके गया तो भाई साहब चांद जो पहले बड़ा नजर आता था अभी छोटा हो जाएगा। क्या ऐसा होगा जी? जी बिल्कुल भी नहीं, माने कि रेडियस भी लगभग नहीं बदल रही है, तो ये तो कभी बदलने वाला ही नहीं। अब एक बात मुझे बताइए, तो जी इन चीजों के ऊपर अगर निर्भर कर रहा है तो ये भाई साहब ये एप्पल का मास कहां पर गया? ये एप्पल का जो द्रव्यमान है, क्या ये द्रव्यमान आपको इस फार्मूला में नजर आ रहा है? सभी लोग यस और नो लिख के बताएंगे, सभी लोग यस और नो लिख के बताएंगे कि क्या इस फार्मूला में आपको इस एप्पल का मास नजर आ रहा है क्या? यस और नो, या हा या ना, नजर आ रहा है? सभी लोग आंसर करेंगे, एक को नहीं पढ़ा रहा हूं, सभी को पढ़ा रहा हूं, तो सभी लोग आंसर करेंगे। सभी लोग आंसर, नजर आ रहा है जी? बिल्कुल नहीं। ये अगर नहीं नजर आ रहा है इसका मतलब क्या है? ये एप्पल हमारे लिए क्या है? ये ऑब्जेक्ट है। एप्पल हमारे क्या है? ऑब्जेक्ट है, वस्तु है। तो ऑब्वियस है अगर जी के फार्मूला में आपको एप्पल का मास नजर नहीं आ रहा है, एप्पल का मास नजर नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये जो गुरुत्वीय त्वरण होता है ये इसके ऊपर निर्भर नहीं होता है। इसका मतलब यह है कि मान लीजिए चांद की सतह के ऊपर, चांद के सतह के ऊपर एक एप्पल ले लिया और भाई साहब एक बड़ा सा लोहे का गोला ले लिया, दोनों को अगर समान हाइट से अगर गिरा रहा हूं तो इसका मतलब दोनों भी कैसे गिरेंगे? ये समान गति से, ये समान गति से समान समान समय पर गिरेंगे। ये कितने लोगों को समझ में आ गया है? बताओ कितने लोगों को समझ में आ गया है? चलो बताओ, सभी लोग आंसर करेंगे, क्योंकि ये किसी उस पदार्थ के मास के ऊपर निर्भर नहीं कर रहा है, तो ऑब्वियसली उनके ऊपर लगने वाला एक्सेलरेशन सेम रहेगा। अगर एक्सेलरेशन समान है इसका मतलब वो समान गति से नजर आएंगे। क्लियर है अभी? बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया, सबको समझ में आ गया है जी, बहुत बढ़िया। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल। और ये रहा हमारे चांद और ये रहे भाई साहब हमारी धरती। कितने प्यारे प्यारे भाई बहन है ना, देखो कितने प्यार से एक दूसरे को देख रहे हैं। पर एक आप मुझे बताइए कि चांद के ऊपर, चांद के ऊपर जो इसका चुंबकीय शक्ति होती है, इसकी चुंबकीय शक्ति जो होती है वो सर्वाधिक कहां पर रहेगी? सर्वाधिक कहां पर होती है? मैं चांद के बारे में पूछ रहा हूं। चलिए बताएंगे कि चांद में जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो सर्वाधिक कहां पर होती है? इस क्वेश्चन का आंसर जिसने दे दिया भाई साहब उसको चांद मुबारक, है ना। अगर लड़की ने दिया तो भाई साहब आपको चांद जैसा दूल्हा मिलेगा, अगर किसी लड़के ने दे दिया तो भाई साहब आपको चांद जैसी बीवी मिल जाएगी। चलो बताओ, सभी लोग आंसर करेंगे, इसको बताएंगे, सभी लोग आंसर करेंगे, बताओ। बहुत बढ़िया जी, जिसने सही आंसर दिया बस उसी की इच्छा जो है पूरी होगी।
बताओ इसका आंसर। अगर अच्छा दूल्हा और अच्छी दुल्हन अगर चाहते हो तो भाई साहब सभी लोग आंसर करेंगे इसका कि चांद में जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो सबसे ज्यादा कहां पर होती है। और बहुत बढ़िया जी, यहां पर मैक्सिमम लोगों की भाई साहब शादी होने के मुझे चांसेस नजर नहीं आ रहे हैं। तो भाई साहब चांद में चुंबकीय शक्ति नहीं होती है, इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड नहीं होती है इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड नहीं होती है, ये आंसर आना चाहिए चलो, सभी को क्लियर हो गया है? तो आप बताओ कौन कौन है भाई साहब जिसकी शादी रुक गई है? एक बार हाथ ऊपर कर लो मजाक कर रहा हूँ, सीरियसली मत लेना, नहीं तो बोले सर आपने बोल दिया ऐसा हो गया। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है। बस याद रखो कि चांद के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड नहीं होती है, ठीक है, याद रखिएगा। चलो बहुत बढ़िया, ठीक है। चलो आगे बढ़ते, अगला सवाल सीएपीएफ 2023 में पूछा गया सवाल है। चलो इसका आंसर कर देंगे सभी लोग। रुक गई? अरे कोई नहीं, बस इस बार बीपीएससी में सभी सवालों के जवाब सही कर दो भाई साहब। इस बार जो है बिहार वाले आपको किडनैप करके लेके जाकर आपकी शादी करवा देंगे, टेंशन ना लो, ठीक है, टेंशन ना लो। अरे तो शादी हो गई तो फिर काय को हाथ ऊपर कर रहे हो, समझ में नहीं आ रहा। फिर से शादी करनी है? इसकी शादी नहीं हो रही भाई साहब, उसके उनका उनका दर्द अलग है, और यहाँ पे शादी करने के बाद भी हाथ ऊपर करेंगे भाई साहब, दो दो शादियां करनी है आपको चलो इसका आंसर कर देंगे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग होल्ड ट्रू फॉर द फ्री फॉलिंग ऑब्जेक्ट? It moves with the uniform velocity, it moves with the uniform speed, it moves with a non-uniform acceleration, it moves with a uniform acceleration। तो आपका आंसर क्या रहना चाहिए? यहाँ पे बहुत सारे लोग सही उत्तर कर रहे हैं, पर मोस्ट करेक्ट आंसर जो रहेगा वो रहेगा यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। वो क्या रहेगा? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। क्योंकि मैंने अभी अभी बताया है कि जो जी होता है वो GM डिवाइड बाय आर स्क्वायर होता है, और ये ऑब्जेक्ट के मास के ऊपर निर्भर नहीं होता है, बराबर है। तो आपका एक्सेलरेशन कैसे रहेगा? यूनिफॉर्म रहेगा। ये मोस्ट करेक्ट आंसर रहेगा। ये क्या रहेगा? मोस्ट करेक्ट आंसर है। बहुत बढ़िया, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, साउंड और लाइट वेव क्या होती है? चलो बताओ इसका आंसर। सीडीएस 2023 में पूछा गया सवाल है, सीडीएस 2023 में पूछा गया सवाल है, इसका आंसर कर देंगे सभी लोग। बताइए इसका आंसर क्या रहेगा, फास्ट। बहुत बढ़िया, सभी लोग, कोई ए बोल रहा है, कोई बी बोल रहा है, कोई डी बोल रहा है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा? देखिए, साउंड ये लॉन्गिट्यूडिनल वेव है, अनुदैर्घ्य तरंग है, बिल्कुल सही है। लाइट ये एक प्रकार की ट्रांसवर्स वेव है, ये भी आपका सही है, बराबर है। रिस्पेक्टिवली ट्रांसवर्स वेव जी नहीं, साउंड ट्रांसवर्स नहीं है, बहुत लॉन्गिट्यूडिनल नहीं है, बहुत ट्रांसवर्स भी नहीं। तो आपका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट रहेगा। सभी ने आंसर क्लियर दिया है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और उसी तरह से साउंड को हम क्या बोलते हैं? इसे यांत्रिक तरंग भी बोलते हैं, यांत्रिक तरंगे भी बोलते हैं, माने कि इसे ही बोलते हैं हम मैकेनिकल वेव। इसे हम क्या बोलते हैं? मैकेनिकल वेव बोलते हैं। और मैकेनिकल वेव वेव्स होती है जिनको माध्यम की आवश्यकता होती है, जिनको माध्यम की आवश्यकता होती है। और ट्रांसवर्स वेव ये एक प्रकार की नॉन मैकेनिकल वेव है। कैसी है? नॉन मैकेनिकल होते, माने कि इनको माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, ये आपको ध्यान में रखना है। क्लियर है जी? क्लियर है। और एक बात मुझे बताइए, जो मेरा जो 9:30 बजे सीटेट का क्लास चल रहा है मॉर्निंग में, कितने लोगों ने साउंड ये चैप्टर पढ़ा है? कितने लोगों ने साउंड? देखो, सीटेट का जो मॉर्निंग में क्लास हो रहा है ना, वहां पे मैं टॉपिक वाइज जा रहा हूं, और कल जो टॉपिक लेकर जाने वाला हूं सबको बताता हूं। कल 9:30 बजे जो हमारा मॉर्निंग में सीटेट का क्लास रहेगा, वहां पे मैं लाइट ये चैप्टर एनसीईआरटी में कक्षा 8वीं और कक्षा 9वीं में जो दिया है भाई साहब, वो कवर करने वाला हो, लाइट। ठीक है, अगर आपने वहां पे अटेंड करते हो तो ऑब्वियसली आपके लाइट के कंसेप्ट और क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि वहां पे मैं टॉपिक वाइज जा रहा हूं, ना बल्कि पीवाईक्यू तो लेके जा रहा हूं, बट टॉपिक वाइज भी आपको वहां पे पढ़ाने वाला हो। तो अगर आपको लगता है कि आपके कंसेप्ट और क्लियर होना चाहिए, बाकी और चीजें आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए, तो अगर आपके पास समय है, अगर आप समय दे पाते हो, तो ऑब्वियसली 9:30 बजे जो है मेरा साइंस का क्लास होता है, वहां पे जरूर आ जाएगा। वाईटी पर होता है जी। किस पे होता है? यूट्यूब पर होता है।
अब इसे देखकर समझ पा जाओगे, ठीक है, क्लियर है। इच्छा है तो करो, नहीं तो ऐसे कोई जबरदस्ती नहीं कि सर आना है मतलब आना है, जी नहीं। अगर आपको लगता है कि कंसेप्चुअल पढ़ना चाहिए तो आ जाइएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते, अगला सवाल आपके लिए एनडीए 2023 एनए में पूछा गया सवाल है। चलो बताओ इसका आंसर है। और जिन्होंने साउंड पढ़ा होगा ना चैप्टर, उनको वो शायद एक बार हाथ ऊपर जरूर करेंगे। क्या साउंड चैप्टर बहुत जबरदस्त तरीके से पढ़ा कि नहीं पढ़ा हमने, बताओ। बिल्कुल बेसिक टू एडवांस तक लेकर गए भाई साहब, सभी के सभी सवाल वहां पे क्लियर हो गए। और आपको बताना चाहूंगा कि बीपीएससी के बहुत सारे सवाल जो सीटेट के क्वेश्चन पेपर में से भी आते हैं, पूछे जाते हैं, है ना। बहुत बढ़िया जी। चलो इसका आंसर करेंगे जी, बिल्कुल मिश्रा जी, मिक्की जी, प्रवीण यादव जी, आयशा जी, ये सभी लोग होते हैं वहां पर, ठीक है। चलिए बताइए इसका आंसर क्या रहेगा। दिए गए माध्यम में ध्वनि की चाल के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। देखो स्पीड ऑफ साउंड के बारे में पूछा गया, स्पीड ऑफ साउंड रिमेन्स सेम एट ऑल फ्रीक्वेंसीज, यही सही है, आगे जाने की जरूरत ही नहीं है, आगे जाने की जरूरत ही नहीं है। बी बोले, बी क्यों बोले आपने बताओ। द स्पीड ऑफ साउंड इज फास्ट एट हायर फ्रीक्वेंसीज। अरे एक बात मुझे बताओ, मैंने आपको एक कंसेप्ट पढ़ाया था, देखो ये यही कंसेप्ट है हमारे लाइट का, यही कंसेप्ट है लाइट का भी, यही कंसेप्ट है, मैं पढ़ाऊंगा कल, ठीक है। अगर आपकी इच्छा है तो जरूर आ जाइएगा। मान लीजिए पानी है, मान लीजिए पानी है, और पानी में मान लीजिए मैंने साउंड को छोड़ दिया, ठीक है, साउंड को छोड़ दिया, तो एक बात मुझे बताइए, हमने ये पढ़े हैं कि ध्वनि रहे कि प्रकाश रहे, ध्वनि रहे या प्रकाश है, जब एक माध्यम से वो दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो कौन सी प्रॉपर्टी उसकी चेंज नहीं होती है। चलो सभी लोग कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, सभी लोग कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। मैंने आपको एक क्वेश्चन पूछा है कि मान लीजिए ध्वनि रहे या प्रकाश रहे, वो एक माध्यम से जब दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो उसकी कौन सी ऐसी विशेषता होती है, कौन सी प्रॉपर्टी होती है वो जो नहीं बदलती है, उसका नाम है आवृत्ति। आवृत्ति माने की होती है आपकी फ्रीक्वेंसी जो है वो नहीं बदलती। तो ऑब्वियस है जितने भी स्पीड ऑफ साउंड रहेगा भाई साहब उसकी एक तो कांस्टेंट ही रहेगी ना, तो आंसर ए ही आपका कांस्टेंट रहेगा। यही क्या बदलती है, आपका लैम्बडा बदलता है, आपकी वेलोसिटी बदलती है, लैम्बडा और वेलोसिटी ये दोनों भी बदलती है, ये दोनों भी बदलती है, पर फ्रीक्वेंसी नहीं बदलती है। ये हमने पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं भाई साहब, पढ़े हैं, हमने पढ़ाया है, बहुत अच्छे से पढ़ाया है। चलो आगे बढ़ते हैं, और ये अगला सवाल आप सभी के लिए एज ए होमवर्क दे रहा हूं। सभी लोग इस क्वेश्चन का आंसर जो है कमेंट बॉक्स में जरूर लिख देंगे, और उसी तरह से आपको सेशन कैसे लग रहा है, इसमें और कुछ आपकी अगर राय है, सर इस तरह से भी हम इसे और अच्छे से कर सकते हैं, तो ये राय भी आप जरूर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। आपकी राय में जरूर पढ़ूंगा, और इसमें और क्वेश्चन, विभिन्न प्रकार के क्वेश्चन डालने की पूरी कोशिश करूंगा। तो सेशन के बारे में आपको कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना है। इतनी मेहनत आपके लिए कर रहा हूं, बस आपके दो अच्छे शब्द मेरे लिए और ऊर्जावान साबित हो गए, और आपको लगता है कि ये ऊर्जा ऐसे ही बरकरार रहनी चाहिए, लंबे समय तक रहना चाहिए, तो आपके कमेंट में आज जरूर पढ़ूंगा, और एक घंटे के लिए आपके हर कमेंट का रिप्लाई भी दूंगा, हर कमेंट का रिप्लाई भी दूंगा। आप जो भी सवाल पूछना चाहते हो मुझसे पूछ सकते हो, क्लियर है। वाईटी के ऊपर पढ़ो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ठीक है, क्लियर हो गया है। चलो बहुत बढ़िया, मिलते हैं इसी तरह से आगे कल और भी जबरदस्त सवाल और क्वेश्चंस लेकर, ठीक है। तो बाय बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर स्टडी। इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दीजिएगा, ठीक है। चलो बाय।